चलिए, गुड मॉर्निंग सबको एक बार फिर से। ठीक है, संविधान के स्रोत देख रहे हैं जहां तक के, है ना। इसके पिछले क्लास में हम लोग अमेरिका है, जर्मनी है, ठीक है, और कहाँ कहाँ से देखे थे? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और कनाडा, है ना, और अमेरिका, ठीक है, और ब्रिटेन। यहाँ से जो जो हम लोग विषय लिए हैं हमारे भारतीय संविधान में उसको हम कंप्लीट कर चुके थे। अभी हम देखेंगे आपके ये पूर्व सोवियत संघ, यूएसएसआर, जर्मनी, फ्रांस, जापान और दक्षिण अफ्रीका, है ना, क्या क्या हम लोग यहाँ से लिए हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आपके सोवियत संघ रूस, है ना। देखो पहले इसको बोलते थे यूएसएसआर, ठीक है। अभी वर्तमान में ये आपके एक अलग देश है रूस, और इसके जो संगठन के जो देश थे, है ना, वो अब छोटे छोटे अन्य देशों में अलग हो चुके हैं, ठीक है। इसमें आपके यूक्रेन वगैरह जो अलग हुआ है वो उसी में से हुआ है। तो यहाँ से हम लोग क्या क्या लिए हैं, देखो हमारे संविधान में हम लोग लिए हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटी, मूल कर्तव्य। इसको हम लोग बाद में जोड़े हैं। हमारे मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी नहीं था, ठीक है। इसको हम कब जोड़े हैं बताइए? 42वां संविधान संशोधन, है ना, 1976 में। इसके रिकमेंड के लिए एक समिति बनाए थे, है ना, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इसको मैं 2-3 बार भी बता चुका हूं आप लोग को, है ना, तो अब याद हो जाना चाहिए ये, है ना। तो ये स्वर्ण सिंह समिति थे, इसके अनुशंसा के आधार पर हम लोग इसको ऐड किए हैं। हमारे मूल संविधान में केवल फंडामेंटल राइट्स था, है ना, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थे, तो फंडामेंटल ड्यूटी को बाद में ऐड किए हैं, ठीक है। दूसरा आपके पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो आपकी योजना की जो व्यवस्था की गई है वो रूस के पंचवर्षीय योजना है, उसको हम लोग एडाप्ट किए हैं। अब इसको कैसे? तो जब हम लोग अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स, है ना, तो उसमें आपकी योजनाएं पढ़ेंगे। जब भारत आजाद हुआ तो हमारे देश की जो आर्थिक विकास है उसको हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, इसके लिए आपके योजना का जो मॉडल होगा वो कैसा होगा, ये हम लोग सोचे। तो हम लोगों ने अलग अलग देशों का जब योजना के मॉडल को अध्ययन किए तो सबसे ज्यादा अनुकूल हमारे भारत के अनुकूल क्या मिला? पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो हम लोगों के द्वारा आपके पंचवर्षीय योजना को अपनाएं, ठीक है। अभी वर्तमान में लेकिन पंचवर्षीय योजना लागू नहीं है, ठीक है। पहले आपके पंचवर्षीय योजना आपके लागू थे। कितने पंचवर्षीय योजना हुए? 12, ठीक है। सबसे लास्ट कब तक? हाँ, 2012 से 17 तक के, है ना, ये ध्यान रखेंगे। तो उसी को बोलते हैं आपके पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान, है ना। उसके बाद आपकी ये देखो 3 चीज के न्याय की बात हम लोग करते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। इसको हम लोग प्रस्तावना में भी अभी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो न्याय मतलब क्या है? जस्टिस, ठीक है। तो सामाजिक न्याय मतलब होता है कि समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ क्या नहीं होना चाहिए? भेदभाव नहीं होना चाहिए। जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, वर्ग के आधार पर, किसी भी आधार पर किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसी को बोलते हैं आपके सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय मतलब होता है कि इस समाज में रहने वाले सभी व्यक्ति को अपने अर्थ अर्जन करने के लिए सबको स्वतंत्रता होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि वे अपने आजीविका के लिए कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम उसको किसी दबावपूर्ण काम के तहत ही कोई कार्य कराएं। समझ में आ रहा है? आपकी मन मर्जी है कि आप कोई भी काम सेलेक्ट कर सकते हैं ना। आर्थिक मतलब क्या है? अपने परिवार के भरण पोषण के लिए आप कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि आर्थिक न्याय की व्यवस्था की गई है, लेकिन आप ऐसे काम नहीं करेंगे जिससे आपके भारत सरकार को समस्या उत्पन्न हो या देश की एकता और अखंडता को चुनौती मिले। ऐसे काम हम नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। राजनीतिक न्याय मतलब होता है कि राजनीतिक सहभागिता में सबको बराबर अधिकार है। भारत के जितने भी नागरिक है, जैसे हम लोग सबके सब अगर नागरिक है तो हम सब का बराबर अधिकार है वोट डालने का, ठीक है। और सबको वोटिंग के साथ साथ सबका वोट जो वैल्यू है एक है। आप चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे भारत के प्रधानमंत्री हो, चाहे आप कलेक्टर हो, चाहे आप आम आदमी हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सबका वोट का वैल्यू एक ही है, ठीक है। और सब लाइन में लग कर के वोट डालते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपके राजनीतिक न्याय। दूसरा ये कि राजनीतिक न्याय के अंतर्गत सबको, भारत के जितने भी नागरिक है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, वोटिंग देने का अधिकार है। नहीं देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वोटिंग नहीं देने का भी अधिकार है आपका,
ठीक है। यदि आपको लगता है कि आपके जनप्रतिनिधि आपके अनुकूल नहीं है तो आप वोटिंग भी नहीं दे सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। और कोई भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। ठीक है। प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, आपको सब चीज का अधिकार है। इसी को बोलते हैं आपके राजनीतिक न्याय। तो सामाजिक न्याय समझ में आया? सामाजिक स्तर पर किसी भी व्यक्ति के साथ क्या नहीं होना चाहिए? भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी भी स्तर पर नहीं होना चाहिए। ठीक है। महिला पुरुष, जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, लिंग, किसी के आधार पर नहीं होना चाहिए। ठीक है। लेकिन समाज की कुछ ऐसी भी जड़ता है जो हम अभी भी देखते हैं, होता है ना हमारे साथ भेदभाव, अभी भी तो चल रहा है ना भाई। बहुत मतलब हाई लेवल तक हम लोग अभी से छुटकारा नहीं मिला हुआ है, अभी भी आपके कुछ ना कुछ मात्रा में है। तो ये दूर कैसे होगा? पढ़ाई लिखाई से दूर होगा। ठीक है। जितना ज़्यादा हम लोग का बौद्धिक विकास होगा, ठीक है, सामाजिक विकास होगा, प्रगतिशील समाज बनेंगे, तब जाकर के क्या होगा? दूर होगा। ठीक है। और आर्थिक विकास बता दिया हूँ, है ना। अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जो हम लोग अर्थार्जन करते हैं, ठीक है, आजीविका के लिए जो हम काम करते हैं, उसको बोलते हैं आर्थिक न्याय। ठीक है। लेकिन सामाजिक स्तर पर आपके आर्थिक न्याय को ना दबा दिया जाता है। कैसे? बहुत सारे समाज में देखना कि किसी वर्ग विशेष को कुछ दूसरे काम करने के लिए प्रतिबंध कर दिए जाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, हमारे एरिया में साहू लोगों को आपके चिकन है, मटन है, ये बेचने का अधिकार नहीं है सामाजिक स्तर पर। समझ में आ रहा है? खाने के तो दूर की बात है। ठीक है। मतलब उसको क्या है, गांव में ठेला वेला लगा करके नहीं बेच सकते हैं, है ना, वो आपके प्रतिबंध है। तो उसके क्या है, उसके आर्थिक न्याय को क्या किया जा रहा है? दबाया जा रहा है। ठीक है। तो ये सारी चीजें है ना। लेकिन संविधान नहीं दबाता है, संविधान आपके सभी प्रकार के आपको न्याय करता है। ठीक है। तो ये हो गया आपके पूर्व सोवियत संघ, रूस से लिए हुए। उसके बाद आपका ये आपके जर्मनी। ठीक है। जर्मनी में आपके देखेंगे, है ना, आपातकाल में राष्ट्रपति की शक्तियां। तो जब देश में आपके कोई विकट परिस्थिति उत्पन्न होता है, ठीक है, जिससे आपके इमरजेंसी लागू की जाती है, तो उस समय राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां होती है ना। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, आपातकाल में ही पढ़ेंगे कि क्या क्या शक्तियां होती है। जैसे एक सामान्य शक्तियां हैं आपके, क्या कर सकते हैं? मूल अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। ठीक है। कितने मूल अधिकार हैं? 6। 6 मूल अधिकार है ना भाई। तो उन अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। निलंबित मतलब होता है अस्थायी रूप से आपके खारिज कर देना, स्थायी नहीं। जितने समय तक आपके देश में क्या लगा रहेगा? आपातकाल रहेगा, उतने समय तक ले आपके मूल अधिकार को, है ना, खारिज कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं। ठीक है। और जैसे आपके देश में आपातकाल समाप्त होंगे, वैसे ही आपके मूल अधिकार स्वतः आपके लागू हो जाएंगे। ठीक है। तो इसको बोलते हैं आपके मूल अधिकार का निलंबन, है ना। एक चीज ध्यान रखेंगे, आर्टिकल है ना, आर्टिकल 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होते हैं। ये दो आर्टिकल को याद रखेंगे, आर्टिकल 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होते हैं। ठीक है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल, है ना। उसके बाद आपके हाँ, है ना, एक चीज और याद रखेंगे, अगर युद्ध या बाह्य आक्रमण होता है तो आपके आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाते हैं, उसको घोषणा करने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई भी अन्य देश अचानक से हमारे ऊपर हमला कर दिए, ठीक है, तो जिस दिन हमला करेंगे और राष्ट्रपति जैसे ही घोषणा करेंगे कि देश में आपातकाल लागू होता है, वैसे ही आपके क्या हो जाएगा, जो स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 19 वो स्वतः समाप्त हो जाएंगे। मतलब आप बाहर घूम फिर नहीं सकते हो। समझ में आ रहा है? 4 लोग मिल करके कहीं गपशप नहीं मार सकते हो, या कहीं एक साथ मिल करके कहीं आ जा नहीं सकते हो। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। वो जो अधिकार है 19 के अंतर्गत स्वतः समाप्त हो जाती है जब अगर युद्ध और बाह्य आक्रमण से अगर आपातकाल उत्पन्न हो तब। ठीक है। थोड़ा थोड़ा याद रखते चलिए, आगे और डिटेल करेंगे। फिर आप आ जाइए आपके फ्रांस। ठीक है। फ्रांस के बारे में, तो फ्रांस से हम लोग लिए आपके गणतांत्रिक व्यवस्था। ठीक है। गणतांत्रिक व्यवस्था मतलब क्या होता है? गणतंत्र, है ना। मतलब हम लोग किसको बोलते हैं? गणतंत्र। 26 जनवरी को बोलते हैं। ठीक है। तो 26 जनवरी जो हमारा गणतंत्र है, ठीक है, 26 जनवरी 1950 जो लागू हुए संविधान, ठीक है, तो उस संविधान के अंतर्गत गणतंत्र का मतलब होता है कि राष्ट्र के जो प्रमुख होंगे, ठीक है, राष्ट्र प्रमुख ये क्या होंगे? निर्वाचित होंगे। इसको बोलता है गणतंत्र। गण मतलब होता है जनता, है ना, और तंत्र मतलब होता है इसका शासन। ठीक है। इसी को हम सामान्य भाषा में लोकतंत्र भी बोलते हैं। ठीक है। जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता में से चुनी हुई सरकार। ठीक है। जनता हम ही लोग हैं ना, हमारे द्वारा, हम में से किसी एक को, हमारे ऊपर ही हम क्या करते हैं? सरकार बनवाते हैं।
ऐसे ही होता है ना, इसी को बोलते हैं जनता के द्वारा, जनता में से जनता के लिए चुनी हुई सरकार। ठीक है, तो क्या होता है गणतंत्र, मतलब होता है आपके जिस देश के या जिस राष्ट्र के जो प्रमुख होंगे वो क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं ना, निर्वाचित होते हैं, क्या नहीं होते हैं, वंशानुगत, है ना, या फिर वंशानुक्रमण से नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। ठीक है, तो राष्ट्र प्रमुख कौन है, हमारे देश का राष्ट्र प्रमुख कौन है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति का जो पद है वो आपके वंशानुगत नहीं है। वंशानुगत मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं हो रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब क्या होता है, वो आपके राजतंत्र में होता था, राजा का बेटा राजा बनता था, उसका बेटा फिर राजा बनेगा, भले उसकी योग्यता कुछ भी हो, ऐसे ही होता था, उसको बोलते हैं राजतंत्र। ठीक है, और लोकतंत्र में ऐसा नहीं है, जिसमें पावर होगी, जिसमें क्षमता होगी, जो देश का रिप्रेजेंटेशन कर सके, वही व्यक्ति क्या बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आपके निर्वाचित होते हैं। ठीक है, और निर्वाचन भी कैसा होता है, तो अप्रत्यक्ष, है ना। राष्ट्रपति हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है, अर्थात जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं। तो कौन चुनते हैं, हाँ बोलो, जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि के द्वारा चुना जाता है ना, तो हमारे द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि विधायक और सांसद। ठीक, वो तो समझ में आ रहा है, गणतांत्रिक व्यवस्था। ठीक है, उसके बाद आपके देखो ये आदर्श की भावना हम लोग लिए, क्या क्या है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श है। ठीक है, तो स्वतंत्रता आप देखेंगे, भारत के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार है, हम कहीं भी घूम सकते हैं। ठीक है, अपना विचार रख सकते हैं, अभिव्यक्ति कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, कहीं भी निवास कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, ये सारी चीज क्या है, आपकी स्वतंत्रता है। ठीक है, आप सरकार की भी आलोचना कर सकते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता के जो अधिकार है 19, इसके अंतर्गत हम लोग और डिटेल करेंगे। इसमें आपको झंडा फहराने का अधिकार दिया गया है। समझ में आ रहा है, मीडिया की स्वतंत्रता आपके हिस्से में आर्टिकल 19 में। ठीक है, मीडिया मतलब जानते हैं, ठीक है, प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता। तो ये सारी चीज आपके क्या है, आपके अधिकार है, स्वतंत्रता के अधिकार। दूसरा आपके समानता, तो समानता का भी आधार से हम लोग यहीं से लिए हैं। ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति, लिंग, भाषा, ठीक है, संप्रदाय, इसके आधार पर ऊंच या नीच या फिर उसमें बीच में भेदभाव नहीं है, या ऊंच नीच की भावना नहीं है, सभी व्यक्ति क्या है, बराबर है और समान है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और बंधुत्व मतलब होता है भाईचारा। ठीक है, कि हम किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, किसी भी लिंग या किसी भी वर्ग के हो, सब हम क्या है, एक दूसरे से, ठीक है, एक बंधुत्व की भावना रहती है। बंधुत्व मतलब होता है आपके भाईचारा। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना कि आपके पड़ोसी अगर अन्य जाति वाले हैं या अन्य कास्ट के हैं या अन्य आपके संप्रदाय के हैं तो आप उसके साथ भेदभाव करते हैं, ऐसा होता है, नहीं होता है ना। तो इसी को बोलते हैं आपके बंधुत्व। ठीक है, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टी है जो जहर घोलने का काम करता है, नहीं होता है। ठीक है, कि आपको दूसरे जाति, दूसरे धर्म के खिलाफ क्या करते हैं, भड़काते हैं, नहीं भड़काते हैं। ठीक है, तो आपका अपना स्वविवेक से भी काम लेना है ना, कि एक्चुअल में जो राजनीतिक पार्टी बोल रहा है वो कितना सही है और कितना गलत है। ठीक, चले, समझ में आ रहा है। ठीक है, याद रखेंगे ना, ये सारी चीज आपको पूछा जाता है। फिर आप आ जाइए आपके जापान। ठीक, इंपॉर्टेंट है इसमें, इसमें लिखा है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, है ना, प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, है ना, मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, विधि का शासन हम लोग पढ़े हैं कल, किसमें पढ़े हैं, ब्रिटेन से लिए हम लोग। विधि का शासन मतलब होता है विधि ही शासन है, मतलब शासन किसके आधार पर होगा, विधि या कानून के आधार पर होगा। ठीक है भाई, कोई भी जो सरकार बनेंगे, जो शासन जो करेगा वो कैसे करेगा, जो हमारे संविधान में क्या बना है, रूल बने हैं, कानून बने हैं, उसी के आधार पर तो करेगा ना। ठीक है, तो वहां से हम लोग लिए विधि का शासन, और ये आपकी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसका मतलब ये होता है कि कानून को लागू करते समय, ठीक है, समान परिस्थिति वाले में समान रूप से लागू किया जाएगा और असमान परिस्थिति वाले में भेदभाव कर सकता है, इसको बोलते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, अब इसको दो रूपों में आप समझिए। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब होता है कि जो आपके, है ना, कानून में जो लिखे हैं, है ना, इसी के द्वारा आपके ऊपर क्या हो जाएगी, आपकी कार्यवाही होगी। जैसे उदाहरण के रूप में आपने किसी को, है ना, कुछ अनाप शनाप बोले हैं, ठीक है, गाली गलौज किए हैं, तो आपके ऊपर मानहानि का केस होगा। ऐसा ही होता है ना, जानते कि नहीं जानते हैं,
किन्होंने मानहानि का केस किया। अब मानहानि का जो भी धारा होगा कानून में, मान के चलो आपके आर्टिकल है ना धारा 112 है, तो जो धारा 112 में जो लिखा है वही आपके प्रक्रिया फॉलो किया जाएगा आपके ऊपर, ठीक है। जैसे इसमें अगर 3 महीने का दंड होगा, 500 रुपए का जुर्माना होगा, और आपके है ना जिसको आपने गाली गलौज किए हैं या जिसके साथ कुछ हुआ है अनबन, तो उसको आपको सॉरी वॉरी बोलने के लिए रहेगा इसमें, ठीक है, मतलब आप माफी मांगेंगे। तो यही 3 चीज अगर है तो केवल 3 ही चीज करेंगे। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर और जबरदस्ती कोई दूसरा धारा लगा दिया जाएगा। अगर मानहानि का केस है और आर्टिकल 100 है ना मतलब धारा 112 में जो भी प्रक्रिया लिया है लिखा गया है वही सेम प्रक्रिया फॉलो किया जाएगा, ठीक है। पहले एक तो सुनवाई होगा, सुनवाई में आपको है ना माफी मांगने के लिए बोलेंगे, नहीं मांगेंगे तो आपको जो जुर्माना लिखा होगा 500 या 1000 रुपए जो भी हो वो आपको देना पड़ेगा। अगर वो भी नहीं करते तब जा करके उसमें हो सकता है 2 महीना 3 महीने का जो दंड होगा, जेल का सजा, वो आपको करवाएगा वो। तो यही जो 3 प्रक्रिया है वही आपके क्या होगा, फॉलो होगा। इसी को बोलते हैं आपके विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब जो कानून में लिखा है वही आपकी प्रक्रिया फॉलो किया जाएगा। समझ में आ रहा है? इसका प्रॉपर एक क्या है, ठीक है, एक हायरार्की बना हुआ है। जैसे आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होता है तो सबसे पहले आपके यहाँ पुलिस आएंगे, ठीक है, तो आएंगे तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि क्यों आए हैं। ऐसा नहीं कि आएंगे चुपचाप उठा के लेके चले जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपके क्या है, आएंगे तो बताएंगे, ठीक है, पूछेंगे आप किस कारण से, तो सबसे पहले वो कारण बताएगा, ठीक है। कारण बताने के बाद जब वो लेकर के जाएंगे आपको, तो 24 आवर 24 घंटे के भीतर आपको न्यायालय में वो पेश करेगा। ये रूल है हमारे कानून का, समझ में आ रहा है? 24 घंटे के भीतर आपको न्यायालय में पेश करेगा, ठीक है। उसके बाद आपको अपने मनपसंद वकील रखने का अधिकार है। भाई आपके ऊपर अब कानूनी कार्रवाई होगा, अगर उठा करके लेके गए हैं तो आपको भी स्वतंत्रता है, आपको भी अधिकार दिया जाएगा कि आप अपने है ना मनपसंद वकील रख सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये सारे चीज क्या है, इसी को बोलते हैं हम लोग प्रक्रिया। तो जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर अगर कोई भी प्रक्रिया फॉलो होगी, ठीक है, तो आपके जो कानून में लिखे हैं उसी के आधार पर प्रक्रिया होगी, ठीक है। तो विधि का शासन और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये जो प्रक्रिया है, ठीक है, इसको हम 2 स्तर पर और हार्ड या नरम कर सकते हैं, मतलब कठोर या नरम। जैसे मान के चलो, अगर समान परिस्थिति वाले हैं तो समान रूप से लागू होगा, और असमान परिस्थिति वाले हैं तो भेदभाव कर सकते हैं। जैसे मान के चलो, अगर कोई व्यक्ति अगर ए और बी है, दोनों अगर मर्डर किए हैं, ठीक है, तो जो भी इसके अधिकतम सजा होगा दोनों को बराबर मिलेगा। मान के चलते कि फांसी होने वाला है, तो 2 और ए दोनों अगर है ना, ए और बी अगर 2 व्यक्ति है तो इसको भी फांसी होगी और इसको भी फांसी होगी। लेकिन अगर यहीं पास अगर ये पुरुष है, ठीक है, मेल है, और ये आपके फीमेल है, और ये फीमेल होने के साथ साथ ये क्या है, प्रेग्नेंट है। ये जवान पिक्चर देखे हैं, ठीक है, एक बेस्ट उदाहरण तो वही है ना भाई, वही मैं बताऊंगा, ठीक है। या दिलवाले पिक्चर देखे हैं, है ना? हाँ, तो दोनों को उदाहरण बताओ। देखो, अगर ये व्यक्ति है ना, ये मेल है, ये फीमेल है, तो ये अगर पुरुष है, ठीक, इसको तुरंत फांसी हो जाएगा, तुरंत फांसी हो जाएगा। लेकिन ये महिला है, चूंकि ये प्रेग्नेंट भी है, तो इनको तब तक फांसी नहीं हो जाएगा जब तक इनके बच्चे पैदा ना हो जाए और 5 साल ना हो जाए, तब जा करके फांसी होगा। और हो सकता है उसके बाद और उसका फांसी को माफ भी किया जा सकता है। समझ में आ रहा है ना? ऐसे भी हो सकता है। ये तो चला गया बेचारा, लेकिन समझ में आ रहा है ना? हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अब इसी को फिर दूसरा उदाहरण समझिए। अगर ए और बी दोनों अगर मेल मेल है, ठीक है, दोनों अगर मेल है, ठीक है, ये भी आपके मेल है, ये अगर सामान्य व्यक्ति और ये अगर पागल है, तो उस कंडीशन में सामान्य व्यक्ति को ही फांसी होगा। पागल को तब तक फांसी नहीं होगा जब तक उसकी मानसिक स्थिति ठीक ना हो जाए। पुराने पिक्चर देखे हैं, जब गुंडा के ऊपर आपके फांसी वांसी का जब वो सजा घोषित करते थे तो पागल का रोल करते फिर वो लोग, देखे कि देखे? दिलवाले पिक्चर देखे हैं, अजय देवगन, हाँ, ठीक है। उसके बाद आपके वो था राउरी राठौर, देखें, याद आ रहा है? वो जो गुंडा का जो बेटा था, ठीक है, वो आपके जब उसको सजा होता है तो वो पागल का रोल नहीं करता है, ठीक है। थोड़ा पिक्चर देख करके भी थोड़ा हमको समझना है कि कानून कैसा काम करता है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज है, समझ में आ रहा है जो बताना चाह रहा हूं, कि समान परिस्थिति वाले में जो कानून है वो समान रूप से लागू होगा, और अगर असमान परिस्थिति है तो कानून में हम भेदभाव कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कठोर और नरम हम कर सकते हैं। इसको बोलते हैं विधि द्वारा स्थापित। ये जो दोनों शब्द है इसको हम आर्टिकल 14 में और पढ़ेंगे, ठीक है, आर्टिकल 14, ठीक है, समानता के अधिकार के अंतर्गत,
ठीक है। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण लागू होना, ये हम पढ़ेंगे आर्टिकल 14। ठीक है, अब आ जाइए आपके नेक्स्ट दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका से हम लोग क्या क्या लिए हैं, तो ये हम लिखे सबसे मेन चीज है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये आपके है आर्टिकल 368। ठीक है, आर्टिकल 368 368 है ना, ध्यान रखेंगे। लेकिन इसमें प्रक्रिया लिखा है ना, ध्यान रखेंगे। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन नहीं लिए हैं, उसकी प्रक्रिया लिए हैं, प्रोसीजर कि कैसे करेंगे। तो 3 प्रकार के कर सकते हैं, मैं बताया भी हूं आप लोग को। एक आपके साधारण बहुमत से, एक होता है आपके विशेष बहुमत से। ठीक है, विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत बोलते हैं 2/3, और एक आपके हो सकता है विशेष प्लस राज्यों, आधे से अधिक राज्यों के सहमति से। इसको मैं थोड़ा इधर कर रहा हूं, है ना। ठीक है, इधर लिख रहे हैं अपन, है ना। 3 प्रकार के पे संशोधन हो सकता है संविधान में, हम 3 प्रकार से संशोधन कर सकते हैं, प्रक्रिया 3 प्रकार के हैं। पहला आपके साधारण बहुमत, साधारण बहुमत से। ठीक है, साधारण बहुमत मतलब होता है आपके जितने लोग हैं उसके आधे से अधिक। ठीक है, और ये भी सामान्य साधारण होता है ना, मतलब जितने लोग उपस्थित हैं। जैसे 543 सीट है लोकसभा में, हो सकता है 50 लोग नहीं आए हैं, जरूरी थोड़ी ना भी कि सबके सब 543 लोग वहां रहेंगे, क्योंकि सब अलग अलग क्षेत्र से होते हैं। अगर कोई प्रस्ताव पारित कर रहे हैं तो उसमें से मान के चलते हैं कि 545 में से 400 लोग ही उपस्थित है। तो अगर 200 से अधिक लोग अगर प्रस्ताव में हामी भर देते हैं, मतलब पास कर देते हैं, तो आपकी विधेयक क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो इसको बोलते हैं साधारण बहुमत। ठीक है, दूसरा आपको होता है विशेष बहुमत, ये इंपॉर्टेंट है, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत मतलब होता है 2/3, तो उपस्थित एवं मत देने वाले के 2/3 इतना होना चाहिए। 2/3 मतलब 67%, लगभग लगभग। मतलब मान के चलो अगर 300 लोग हैं उपस्थित, उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, अगर 300 लोग हैं तो जब तक 200 लोग सहमत नहीं होंगे तब तक वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं 2/3। समझ में आ रहा है मैं बताना चाह रहा हूं। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं आप, 300 का 2/3, 2/3, 3 एकम 3, 100। ठीक है, और 100 2 200। तो 300 में से जब तक के आपके 200 लोग आपके सहमति नहीं होंगे। ठीक है, इसी को और बढ़ा दो, अगर वो लोग 500 रहेंगे तो 500 रहेंगे तो इसका भी हम लोग क्या निकालेंगे, 2/3। ठीक है, तो लगभग 170 है ना, तो 17 दूनी 34, लगभग आपके 340 लोग। ठीक है, मतलब 500 अगर उपस्थित है तो उसमें से कम लगभग 340 या 338 के आसपास लोग सहमत नहीं होंगे, तब तक प्रस्ताव पारित नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं विशेष बहुमत। समझ में आ रहा है। ठीक है, और तीसरा आपके हैं और अत्यधिक कठोर है संशोधन करना, विशेष भी रहेगा, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य की सहमति, अधिक स्टेट है ना, एस मतलब स्टेट की सहमति से, आधे से अधिक राज्यों की सहमति से, है ना, लागू होगा। मतलब यह है कि विशेष बहुमत से जब प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो कम से कम भारत के आधे से अधिक राज्य जब उसको लागू करेंगे अपने राज्य स्तर पर, तब जाकर के वो लागू होगा देश में। जैसे जीएसटी था, पता है आपको, जीएसटी जो बिल लाए गए थे ना, किसको बोलते हैं जीएसटी, क्या है ये, हाँ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ना, हिंदी में इसको बोलते हैं वस्तु सेवा कर। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, गुड्स एवं सर्विस टैक्स। ठीक है, तो इसको हम लोग जब लाए थे तो वे विशेष बहुमत भी था, और साथ ही आपके आधे से अधिक राज्य जब लागू किए तब जाकर के अभी लागू हुआ है हमारे देश में। ठीक है, कब लागू हुआ है, डेट बताइए मेरे को। हाँ, 1 जुलाई 2017, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया इसको। और ठीक है, तो इस प्रकार के आपके ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। फिर नेक्स्ट आ जाइए आपके राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की पद्धति। ठीक है, या प्रक्रिया जिसको बोल सकते हैं। तो राज्यसभा को कैसे चुनते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को कैसे चुनते हैं बताइए, अप्रत्यक्ष की प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष चुनते हैं ना। तो कौन चुनता है, और राज्यों के विधायक। ठीक है, तो राज्यों के विधायक के द्वारा आपके राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन होती है। ठीक है,
तो इसी को बोलते हैं आपके राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया। ठीक है, तो कौन चुनता है आपके राज्यों के MLA लिखना ना। MLA मतलब क्या होता है, विधायक को ही बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, MLA विधायक। ठीक है, और कैसा होता है तो अप्रत्यक्ष। ठीक है, और कैसो भी हो, अप्रत्यक्ष हो चाहे प्रत्यक्ष हो, हमारे देश में जितने भी आपके निर्वाचन होते सब के सब गुप्त मतदान से होता है। गुप्त मतलब क्या बताओ, कले चुप, है ना, मतलब केवल वही व्यक्ति जानता है। गुप्त मतदान का मतलब वो है कि जो व्यक्ति वोट डाले वही जानता है कि किसको डाले हैं वो। आपको अगर बाहर आकर के बता रहे कि मैं फलाना डाला हूं तो आप थोड़ा मान लेंगे, वो तो स्वयं ही जानता है ना। जैसे कई लोग होता है ना, जैसे बीजेपी वाला पूछेगा आपको गांव में किसको वोट डाले, तो आप उसी को बोलेंगे अरे आप ही पार्टी डाले भाई। कांग्रेस वाला पूछेगा उसको भी यही बोलेंगे अरे आप ही पार्टी डाले हैं। उनको थोड़ी ना पता कि हम किसको डाले हैं। समझ में आ रहा है, इसको बोलते हैं गुप्त मतदान, है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, गुप्तदान महादान सुने हैं, होता है कि नहीं होता है, देखना जब आप लोग कुछ कार्यक्रम वगैरह होता है तो उसमें देते हैं गुप्तदान, है ना, बिना नाम जाने हुए। तो ये आपके हो गए हमारे क्या बोलते हैं संविधान के स्रोत। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग प्रस्तावना में। ठीक है, प्रस्तावना के बाद हम पढ़ेंगे आपके संवैधानिक विकास। ठीक है, चलो इसमें से लिख ले जो जो नोट डाउन करना था। ठीक है, देखो जो आप लोग को ये वाला PDF में भेज ही चुका हूं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो मैं इधर उधर का कुछ कुछ समझाता हूं इसको आपको थोड़ा थोड़ा समझना है और नोट डाउन करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फिर। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, इसको अपन ना इससे लिखते हैं वाइट से, भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावना। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो प्रस्तावना आप जानते हो, ठीक है, क्या है बताइए। भारतीय संविधान की हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास, कहाँ गया आपका, है ना, हाँ है ना, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक है, प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर, ठीक है, अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, ठीक है, सन 2006 को, ठीक है, एतद द्वारा, एतद मतलब होता है हमारे द्वारा, इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, 100 शब्द का है लगभग लगभग, लेकिन बहुत भारी भरकम शब्द है। एक एक चीज को आपको बहुत डिटेल से समझना है। ठीक है, इसका नाम आपके क्या है, इस भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हम लोग कुंजी बोलते हैं। बोला गया है कुंजी। ठीक है, अगर आपको पूरा संविधान नहीं समझ आ रहा है तो केवल अगर प्रस्तावना के भाव को अगर समझ लिए तो आपको पूरा भारतीय संविधान समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैं बोला हूं इसको आप लोग को मैं, है ना, ग्रुप में सेंड कर दूंगा। लेकिन इसके जो शब्दावली है यहां से आपके क्वेश्चन आता है इसको क्रम में, कि कौन से शब्दावली का अर्थ क्या है और क्रम में बताइए करके। व्यापक का अगर आप क्वेश्चन देखेंगे ना या फिर PSC का, तो उसमें आपको पूछा जाता है क्रम में कि कौन से शब्द के बाद आपके कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है भारतीय संविधान में। ठीक है, तो चलिए एक एक का हम लोग थोड़ा डिटेल करते हैं इसमें। ठीक है, सबसे पहले आप कहते हैं हम भारत के लोग, यहीं से चालू हुआ है ना, हम भारत के लोग। इसका मतलब यह है कि देखो किसी भी व्यक्ति को यहां आपके जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर डिनोट नहीं किया गया है, पहचान नहीं दी गई है। हम भारत के लोग मतलब होता है हम सब के सब, ऐसा नहीं कि हम भारत के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ऐसा नहीं है, केवल और केवल हम
भारत के लोग, भारत के लोग मतलब सब के सब नागरिक, ठीक है। तो ये पहला ही शब्द हमारे भेदभाव को समाप्त करता है। भाई यहाँ ऐसा नहीं लिखा ना कि हम भारत की महिला पुरुष या है ना हिंदू मुस्लिम, ऐसा लिखा है क्या? नहीं लिखा है। हम भारत के लोग मतलब हम सब मिल करके, ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब आपके होता है, ठीक है, सभी वर्ग, ठीक है। हम भारत के लोग मतलब सभी वर्ग संप्रदाय, ठीक है, धर्म जाति के नागरिक, ठीक है। हम भारत के लोग का मतलब ये होगा, ठीक है। दूसरा आपके हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, है ना, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, है ना, इसको बोलते हैं प्रभुसत्ता भी बोलते हैं, ठीक है। हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसको बोलते हैं आपके प्रभुसत्ता, है ना, सोरेंज इसको बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है प्रभुसत्ता? मतलब किसी भी राष्ट्र की प्रभुसत्ता इस बात पर निर्भर करता है, ठीक है, कि वो आपके कितने स्वतंत्र है, या किसी भी निर्णय को लेने के लिए आपके कितना वो स्वतंत्र है। मतलब यह है कि किसी भी राष्ट्र को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र हम तब बोलते हैं जब वे अपने आंतरिक मामले और बाह्य मामले में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, ठीक है, किसी अन्य देश के दबाव में काम ना करता हो। समझ में आ रहा है? जैसे भारत है, हमारे भारत के संविधान में लिखा हुआ है भारत के बारे में कि भारत कैसा देश है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। मतलब हम अपने आंतरिक मामले में क्या निर्णय लेंगे वो भारत सरकार तय करेगा। हमारा जो डिप्लोमेसी है किसी अन्य देश के साथ, उसके साथ हमारा, है ना, संबंध कैसा होगा, ये भी कौन तय करेगा? भारत सरकार तय करेगा। जैसे चीन के साथ हमारा पॉलिसी क्या होगा, अमेरिका के साथ पॉलिसी क्या होगा, रूस के साथ पॉलिसी क्या होगा, ये कौन तय करेगा? भारत सरकार तय करेंगे, ठीक है, कोई अन्य देश तय नहीं करेगा। तो इसको बोलते हैं आपके प्रभुसत्ता। फिर से एक बार बोल रहा हूं, प्रभुसत्ता मतलब क्या? जब कोई देश अपने आंतरिक और बाह्य मामले में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, उसको बोलते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश, ठीक है, या प्रभुसत्ता देश, है ना, सोवरेन जिसको बोलते हैं, है ना। तो वे राष्ट्र, थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करिए। वे राष्ट्र जो अपने आंतरिक एवं बाह्य मामले में निर्णय लेने के लिए क्या हो? स्वतंत्र हो, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो उसको बोलते हैं आपके प्रभुसत्ता देश, है ना, सोरेंज, ठीक है। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। फिर आपके हैं समाजवादी, ठीक है, समाजवादी तीसरा शब्द है आपके, ठीक है, सोशलिस्ट, ठीक है। तो समाजवादी मतलब होता है आपके समाज में जो स्थापित मूल्य हैं और समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो आपके सरकार जो काम करती है उसको बोलते हैं आपके समाजवादी। समाजवादी जो आपके ना एक विचारधारा है। वाद मतलब क्या होता है? विचार। वाद मतलब क्या होता है? विचार। जैसे गांधीवाद, गांधीवाद मतलब क्या है? गांधी जी के विचारों को हम लोग पढ़ते हैं, उसको, है ना, समझते हैं, उसको आत्मसात करते हैं, ठीक है। अंबेडकर वाद, इसका मतलब क्या होता है? अंबेडकर के, ठीक है ना, उसके विचारों को पढ़ते हैं। तो वैसे आपके समाज में स्थापित जो विचार है, ठीक है, विचार मतलब कैसा विचार? जैसे आपके क्या नहीं होना चाहिए? भेदभाव समाज में नहीं होना चाहिए, ऐसे समाज की स्थापना करना, ठीक है। समानता हो, भाई समाज कैसा होना चाहिए? समानता पर आधारित होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको बराबर अवसर मिलना चाहिए, ठीक है। तो समानता हो, ठीक है, समान अवसर हो, समान अवसर हो, ठीक है। दूसरा आपके जो समाज में जो निम्न वर्ग हैं, खास करके जैसे गरीब वर्ग, है ना, है ना, उसके कल्याण के लिए, है ना, जो समाज में आपके जो निम्न वर्ग है उसके कल्याण के लिए, ठीक है, योजना बने,
ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, मुख्य धारा में जुड़ सके। जैसे गरीब है, ठीक है, तो भाई गरीब वर्ग के लिए क्या होना चाहिए, फ्री में शिक्षा होना चाहिए, फ्री में न्याय होना चाहिए, ठीक है, उसको आपके जमीनी स्तर पर या ग्रामीण स्तर पर उसको रोजगार मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज होगा तभी तो क्या करेगा वो, हमारे साथ आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज आपकी क्या है, होना चाहिए। समाजवाद मतलब क्या है, समाज में स्थापित जो मूल्य है, ठीक है, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, समानता का भाव हो, ठीक है, समान अवसर की बात हो, जो निम्न वर्ग है, गरीब वर्ग है, ठीक है, उसके कल्याण की बात होनी चाहिए, तो इसको बोलते हैं आपके समाजवाद। नेक्स्ट आप आ जाइए, क्या है, पंथ निरपेक्ष। ठीक है, बहुत अच्छा शब्द है ये, पंथ निरपेक्ष। ठीक है, शब्दावली समझेंगे। पंथ निरपेक्ष आपके सेकुलर शब्द से आया हुआ ये शब्द, सेकुलर। जो वेस्टर्न कंट्री है, ठीक है, वेस्टर्न देश जिसको बोलते हैं, जो इंग्लैंड के जो देश है, ठीक है, इंग्लैंड बोलता हूँ, यूरोप के जो देश, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इंग्लैंड, ये सब जो देश है ना, इसको बोलते हैं वेस्टर्न कंट्री। इन देशों में आपके, है ना, इस शब्द का प्रयोग हुआ है सेकुलर। ठीक है, और इसका जो हिंदी अर्थ है वहां आपके होता है धर्मनिरपेक्ष। समझ में आ रहा है? लेकिन हमारे देश में आपके धर्मनिरपेक्ष को अपनाया नहीं गया, इसके जगह हम लोग क्या अपनाए हैं, पंथ निरपेक्ष। इंग्लिश में सेकुलर ही है, हिंदी में क्या हो गया, ये पंथ निरपेक्ष हो गया है। ठीक है, क्यों किया गया इसको थोड़ा समझिए। देखो, धर्मनिरपेक्ष आपके वेस्टर्न कंट्री के आधार पर, सेकुलर मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, और धर्म निरपेक्ष का परिभाषा है ना ही किसी धर्म का खंडन करना और ना ही किसी धर्म का महिमा मंडन करना, मूल रूप से उस धर्म से तटस्थ रहना, इसको बोलते हैं आपके धर्मनिरपेक्ष। मतलब यह है कि जो सरकार है या जो स्टेट है, स्टेट मतलब राज्य, ठीक है, न ही वो किसी धर्म को प्रमोट करेगा, है ना, मतलब उसका महिमा मंडन करेगा, न ही उसका खंडन करेगा, मतलब उसको विरोध भी नहीं करेगा, मूल रूप से क्या रहेंगे, तटस्थ रहेंगे, अलग। धर्म से सरकार का या स्टेट का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि धर्म अपना अलग क्षेत्र है और सरकार का अलग क्षेत्र है। ये वहां की पॉलिसी ही है, कहाँ की, वेस्टर्न कंट्री की। लेकिन हम लोगों के द्वारा देखो, इसके जगह हम लोग ये अपनाए हैं। ठीक है, तो ये हम क्यों अपनाएं, क्योंकि देखो हमारे देश में आपके जितने भी नागरिक हैं जन्म से किसी न किसी धर्म में ही पैदा लेते हैं हम लोग, इसी कारण हम लोग आपके धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं अपनाए हैं। भाई हम सब के सब जन्म लेंगे तो कहीं हिंदू ही कहलाएंगे, या तो फिर मुस्लिम रहेंगे, या सिख, या ईसाई, जैन, या बौद्ध, तो हम धर्म से अलग नहीं हो सकते। ठीक है, और हर एक धर्म आपके अलग अलग पंथों में बटे हुए हैं, तो इसी कारण हम लोग क्या है, धर्म से तो हम समान हैं, लेकिन पंथ के आधार पर हम अलग अलग हो सकते हैं, इसको बोलते हैं आपके पंथ निरपेक्ष। और यहां पास अलग अलग होने का भाव आपके व्यक्तिगत रूप से हम अलग हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हम सब के सब हिंदू हैं, आप हो सकता है आपके, है ना, आप शक्ति को मानने वाले हो, शक्ति मतलब आपके दुर्गा जी को मानने वाले हो, कोई बजरंग बली वाले हैं, कोई भगवान कृष्ण के उपासक हैं, कोई केवल राम को मान रहे हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है समाज में? तो क्या है, हम लोग भगवान को ही मान रहे हैं, लेकिन हम सब के सब क्या है, हिंदू है। और उसमें आप देखेंगे तो जैसे राम को मानने वाले अलग पंथ कहलाएंगे, राधा स्वामी सत्संगवास अलग पंथ है, नाथ संप्रदाय शंकर भगवान वाला अलग पंथ है, कबीर दास का अलग पंथ है, हिंदू ही है ना, लेकिन समझ में आ रहा है? तो हम लोग जन्म से आपके क्या है, सब के सब धार्मिक है, लेकिन हम लोग जन्म के बाद जो हमारे धर्म है वो आपके अलग अलग छोटे छोटे पंथों में बटे हुए हैं, तो इसी कारण हम लोग क्या है, पंथ निरपेक्ष है। और यहां पास जो भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष का मतलब आपके अलग अलग पंथों में बंटना नहीं है, सभी धर्मों का समान सम्मान करना, इसका वास्तविक अर्थ यह है। ठीक है, कि सरकार या स्टेट क्या करेगा, सभी धर्मों को बराबर अवसर देगा और सभी धर्मों को बराबर सम्मान देगा। ठीक है, इसका एक्चुअल अर्थ यह है भारत के संदर्भ में। दोनों का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? धर्म निरपेक्ष मतलब होता है कि धर्म से अलग रहना, न धर्म की खंडन करना, न ही महिमा मंडन करना। ठीक है, पूर्ण रूप से तटस्थ रहना, अलग रहना। ठीक है, लेकिन भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष है। ठीक है, क्यों रखा गया शब्द? क्योंकि हम लोग जन्म से सबके सब किसी न किसी धर्म में पैदा होते हैं। ठीक है, और जब हम धर्म में पैदा होंगे तो धर्म के अंतर्गत आपके हमारे देश में क्या है, अलग धर्म आपके अलग अलग पंथ में बटे हुए हैं। ठीक है, जैसे आपके हिंदू ही है, 100 से अधिक ये पंथ है हिंदू में। वैष्णव संप्रदाय है, विष्णु भगवान के मानने वाले। ठीक है, शैव संप्रदाय है, शंकर भगवान को मानने वाले। नाथ संप्रदाय है, शंकर भगवान के एक अलग रूप वाले हैं। योगी आदित्यनाथ यूपी वाले, समझ में आ रहा है? राधा स्वामी सत्संग व्यास, वो भी आपके क्या है, हिंदू है। कबीर पंथ है आपका, अरे उसको छोड़ो, हमारे छत्तीसगढ़ में आपके जो गुरु घासी दास जी है, वो भी एक अलग पंथ है ना, सतनामी पंथ जिसको बोलते हैं, लेकिन वो आपके है कौन, हिंदू ही के अंतर्गत आते हैं।
आते कि नहीं आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या अलग अलग पंथ बचे। मुस्लिम में भी चले जाइए, सिया है सुन्नी है। मुस्लिम में भी आपके दो प्रकार के पंथ होते हैं, सिया और सुन्नी, एक ज्यादा कट्टर एक ज्यादा लिबरल, समझ में आ रहा है, ठीक है। उसमें भी चले जाइए आपके बौद्ध में, हीनयान महायान, ठीक है, और अभी नवयान वर्तमान में जो चल रहा है। हीनयान मतलब पुराने परंपरा को मानने वाले, ठीक है। महायान मतलब आधुनिक परंपरा और साथ में उसमें कर्मकांड भी है। कर्मकांड मतलब झाड़ा फूक वाला, ठीक है। कर्मकांड मतलब होता क्या है कि हम लोग अलौकिक शक्ति के ऊपर हम लोग विश्वास करते हैं कि हम कुछ करेंगे तो कुछ होगा, इसी को बोलते हैं ना कर्मकांड, ठीक है। हम लोग अगरबत्ती क्यों जलाते हैं? भगवान बिना अगरबत्ती भी तो खुश हो सकते हैं ना भाई, लेकिन वो हमारी क्या है, श्रद्धा है, ठीक है, आस्था है, ठीक है। और एक प्रकार से वही कर्मकांड भी है हमारा, नहीं है? वरना भाई कोई व्यक्ति तो बिना अगरबत्ती भी खुश कर सकता है ना भगवान को, नहीं कर सकते हैं? कि ऐसा है कि जो अगरबत्ती जलाएगा उसको ज्यादा खुश करेगा और जो अगरबत्ती नहीं जलाएगा उसको ज्यादा खुश नहीं करेगा, ऐसा है क्या? भाई भगवान एक है तो सबके साथ बराबर समान व्यवहार करेगा ना। ऐसा थोड़ी ना कि आपके लिए थोड़ा स्पेशल बना हुआ है भगवान, ठीक है। या ऐसा है कि कोई 2-3 घंटा पूजा कर रहे हैं उसको थोड़ा ज्यादा वो देंगे, है ना, आशीर्वाद वगैरह, है ना। और दिन भर में आप पूजा ही नहीं करें तब भी आपको नहीं देंगे आशीर्वाद, ऐसा है क्या? अगर भगवान है तो सबके लिए बराबर है, ये मेरा मानना है भाई, है ना। आपका व्यक्तिगत अलग मानना हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फिर, है ना, किसी की भावना को हम आहट नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है जो बताना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। तो ऐसे आपके क्या अलग अलग पंथों में बटे हैं, तो इसका हमारा संविधान में जो शाब्दिक अर्थ है, सभी धर्मों को बराबर सम्मान देना और बराबर अवसर देना, ठीक है, ताकि वो अपना, है ना, आगे, है ना, विकास कर सके, ठीक है। तो इसको मैं लिखा देता हूं, छोटा छोटा शब्द है ना, अगर इसको नहीं समझे तो संविधान का कोई मतलब नहीं है। आगे जब कहीं आप जाएंगे, ठीक है, समाज में जब बात करेंगे तो आप मतलब भी तो समझाएंगे ना, क्योंकि इसी के ऊपर पूरा डिबेट चल रहा है अभी, आपको पता है कि नहीं है? भारत का जो संसद है किसी ऊपर डिबेट चल रहा है कि हिंदू धर्म बनेगा कि नहीं बनेगा। आप देखें एक वर्ग विशेष लोग कि भारत को नहीं हिंदू वर्ग हो जाना, हिंदू धर्म हो जाना चाहिए, ठीक है, सुने कि नहीं सुने, ठीक है। तो जब तक हमारे संविधान में ये शब्द है तब तक मुश्किल है, अभी इसको हटाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अच्छा चलो बन भी गया तो फिर बाकी धर्म वाले कहाँ जाएंगे? सोच के देखिए ना भाई, यहाँ मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है, फारसी भी है, वो लोग कहाँ जाएंगे फिर? कुछ अलग व्यवस्था किए आप लोग, बताइए, नहीं किए, ठीक है। अच्छा हिंदू में अगर हम बांट देंगे तो फिर उसके बाद जाति में हम लोग नहीं बटेंगे? हम लोग तो जाति में भी बटे हुए हैं, नहीं बटे हुए, बताइए, ठीक है। तो समस्या क्या है, सब लेवल तक है, और अगर नहीं देखेंगे तो समस्या भी नहीं है। समस्या अगर हम देखेंगे तो हर एक चरण में आपके समस्या दिखेगा, हर क्षेत्र में, लेकिन अगर हम उसको नहीं देखेंगे तो कोई भी जगह समस्या हमको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फिर, पंथ निरपेक्ष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठीक है। हाँ, राज्य, है ना, या स्टेट या सरकार, है ना, क्या करेगा, सभी धर्मों का, है ना, बराबर सम्मान करेगा, बराबर सम्मान करेगा, ठीक है, ठीक है, तथा बराबर अवसर प्रदान करेगा, अवसर प्रदान करेगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना भाई कि एक ही धर्म को ज्यादा प्रमोट करेगा, ठीक है। जैसे राम मंदिर बनवाए तो हमारे देश में आपके हज यात्रा भी करवाते हैं सरकार, पता है आपको? भाई मुस्लिम धर्म के लिए आपके हज यात्रा की भी व्यवस्था होती है सरकार के द्वारा, ठीक है। अमरनाथ यात्रा भी होता है, सरकार का पोर्टल खुलता है, आपको पता है कि नहीं है? जैसे आपको अमरनाथ यात्रा करना है तो सरकार का अलग से पोर्टल बना हुआ है, अगर जैसे जाना है तो आपको 4 महीने पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, आपका पूरा आपके मेडिकल चेकअप पूरा रिपोर्ट रहेगा उसमें, तब जाकर के आप जा सकते हैं, क्योंकि उसमें आपके शायद 10-12 किलोमीटर का वो है ना सफर, ठीक है। और इस बार तो अमरनाथ यात्रा में ये हो गया है कि शिवलिंग पहले से पिघल गया था, पता नहीं है आपको? और उसके बाद आपके अभी एक तो यूपी का या फिर कहीं का है, वो फ्रिज में आपके शिवलिंग जैसे जम गए थे, उसका पूजा पाठ चालू हो गया था, देखे सोशल मीडिया में, ठीक है। तो है ना, अब इसमें फिर से अगर कटाक्ष करूंगा फिर आप लोग को बुरा लगेगा, है ना, नहीं लगेगा ना, है ना, क्योंकि एक प्रकार से क्या ये पाखंड ही तो है ना भाई। अगर हम मान रहे हैं चलो अमरनाथ में है तो ठीक बात है, अब अगर यहाँ गलती से अगर कोई फ्रिज में आपका शिवलिंग जैसे अगर वो बन गया, उसी का आप पूजा पाठ चालू कर दिए। अच्छा बीच में अभी यूपी में एक गाय घूम रहा था 2-3 दिन से, पता है आपको? ये भी सोशल मीडिया में बहुत चला है। उसका एक बीमारी होता है ना
कुत्ते को भी देखना, कई बार आप कैसे से घूमते रहता है, ठीक है, तो उनका एक बीमारी है जानवरों का, तो गाय को भी बीमारी था, वो आपके एक ही उसमें आपके घूम रहे थे, अब उसको जा करके पूजा पाठ से चालू हो गया था। अब बताइए, बाद में आकर के डॉक्टर उसको समझाया भाई कि नहीं इसको एक बीमारी है, उसका इलाज किया गया और लेके चले गए, ठीक है, तो जो लोग आपके पूजा पाठ से चालू किए थे उसका आस्था में ठेस पहुंच गया, ठीक है, तो हमको थोड़ा तार्किक होना है और वैज्ञानिक होना है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप भगवान को ना माने, बिल्कुल मानिए, अगर आपकी आस्था है, ठीक है, आपको अगर शांति मिल रहा है, ऐसा ही है ना भाई, हम भगवान को या किसी अलौकिक चीज में हम क्यों विश्वास करते हैं, हमको थोड़ा सुकून मिलता है, अच्छा लगता है हमको, ठीक है, हमारी आस्था के विषय है, तो मानिए, लेकिन हम विज्ञान को ताक में रखकर नहीं मानेंगे हम, मतलब विज्ञान को हमको साथ में ले जाकर के चलना पड़ेगा, जहां विज्ञान की बात होगी हम विज्ञान को अपनाएंगे, हम समझ में आ रहा है, तार्किक बात होगी तो तर्क को अपनाएंगे, ठीक है। भगवान और आपका डायरेक्ट कनेक्शन है, किसी तीसरे की माध्यम जरूरत नहीं है, तो आप अपने भगवान को अपने तरीके से खुश कीजिए, ठीक है, किसी दूसरे के माध्यम से हम खुश नहीं कर सकते हैं, अगर एक्चुअल में भगवान है तो, यही बात है कि नहीं है, ठीक है, और बाकी फिर आप कर्मकांड करते रहिए इधर, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला है तो देख ही रहा है ना भाई, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपके क्या है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक, है ना, लोकतंत्र इसको बोलते हैं ना, ये लोकतांत्रिक लिखना ना, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है, तो लोकतंत्र मतलब होता है आपके जनता के द्वारा जनता में से जनता के लिए, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना ना, गलत नहीं लिखेंगे, जनता के द्वारा जनता में से जनता के लिए चुनी हुई सरकार, इसको बोलते हैं आपके लोकतंत्र, ठीक है, डेमोक्रेसी, ठीक है, और दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है हमारा भारत, है ना, ऐसे हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं विश्व के स्तर पर, लेकिन अभी डेमोक्रेसी का आप देख लीजिए क्या हो रहा है, जंतर मंतर सीजीआई प्रोटेस्ट देख ही रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके हैं लोकतंत्र, है ना, तो ये आपके परिभाषा दिया है आपके अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा, है ना, जनता में से जनता के लिए चुनी हुई सरकार, है ना, जनता के द्वारा जनता में से जनता के लिए चुनी हुई सरकार, इसको बोलते हैं लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए फिर आगे हम लोग कल देखेंगे फिर, ठीक है, आज का टाइम हो गया, ठीक है, चलिए ठीक, थैंक यू फिर सबको।